हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाइट्रिक एसिड को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस एंड आफ्टर दैट उसके बारे में स्टडी किया कि उसकी कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं। दैट क्या है कि डाइल्यूट एसिड को कंसंट्रेटेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे। तो हमने उसकी कंसंट्रेशन 3 स्टेजेस में अपने को करनी पड़ी। दैट 3 स्टेजेस क्या थी? फर्स्ट वन क्या की थी? डिस्टिलेशन। उसमें से कितने परसेंट कंसंट्रेटेड हो गया था? 68%। then 68 to 98% by adding dehydrating agent and थर्ड स्टेज में क्या किया था? उसको स्ट्रांगली कूल किया था एट -42 डिग्री सेल्सियस और उसके अपने को क्या ऑब्टेन हो गए थे? क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो गए थे प्योर नाइट्रिक एसिड के। अभी नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? फर्स्ट वन है एसिड क्या है? क्रोजिव इन नेचर है। corrosive in नेचर है। दैट मीन्स जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा एक्सेप्ट ग्लास, जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उसके सरफेस को क्या कर देगा? कोरोड कर देगा। यही रीजन था कि इसका जो सारा का सारा ऑपरेटस है ऑलवेज किसका बना होना चाहिए? ग्लास का। कभी भी इसको रबर या कोक में ना तो स्टोर कर सकते हैं, ना ही उधर रबर या कोक में इसको क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके सरफेस को क्या कर देगा? कोरोड अप कर देगा। सेकेंड वन बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट की। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जैसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसका मेल्टिंग पॉइंट दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -42 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 86 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर वाटर एंड नाइट्रिक एसिड का अगर मिक्सचर हो तो दैट केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 121 डिग्री सेल्सियस। थर्ड वन बात करते हैं इसके टेस्ट की। ऑब्वियस है एसिड है तो वो एसिड्स ऑलवेज कौन सा टेस्ट में होते हैं? एसिड्स का ऑलवेज कौन सा टेस्ट होता है? सोर टेस्ट। अनदर वन बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी में मतलब दैट मीन्स इसमें जैसे जैसे अपना वाटर क्या करते रहेंगे? ऐड करते रहेंगे। जैसे जैसे वाटर ऐड करते रहेंगे ये डाइल्यूट फॉर्म में क्या होता रहेगा? कन्वर्ट होता रहेगा। यानी कि ये वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। कैसे भी जितना मोटा वाटर ऐड करते रहोगे उतने उतने इसके डाइल्यूट फॉर्म क्या होती रहेगी? कन्वर्ट होती रहेगी। अनदर वन है दैट क्या है? जैसे लास्ट ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या करता है? फॉर्म करता है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म करता है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या था? दैट मिक्सचर विच बॉइल्स विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। मतलब जो मिक्सचर बॉयल तो करेगा बट उसकी कंपोजिशन क्या नहीं करेगी? चेंज नहीं करेगी। और ये किस टेम्परेचर पे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म कर रहा था? 121 डिग्री सेल्सियस। और दैट मिक्सचर की कंसंट्रेशन कितनी थी? 68% बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। दैट मीन्स उसमें नाइट्रिक एसिड बाय मास कितना प्रेजेंट था? 68% एंड रेस्ट ऑफ क्या था? वाटर था। और बाय डिस्टिलेशन इसकी फर्दर हम लोग कंसंट्रेशन क्या नहीं कर सकते थे? इंक्रीज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट वन है दैट क्या है? इसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हो गया। एक अनदर वन है ये प्रॉपर्टी है इसकी। दैट क्या है? ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक लास्ट ही 9th स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस किया हुआ है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस which absorb moisture from the atmospheric air। yes, ये भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। ये एयर से मॉइस्चर क्या करके? एब्जॉर्ब करके डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई इसको जब भी स्टोर करते हैं इसको ऑलवेज इसके बोटल्स को प्रॉपर स्टॉपर्ड करके रखा जाता है, प्रॉपरली स्टॉपर्ड, ताकि एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। अनदर वन है दैट प्रॉपर्टी क्या है? अगर अपने स्किन पे फॉल करता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं, अगर अपनी स्किन पे फॉल करता है तो ये अपने स्किन के कैराटिन प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। अपने स्किन पे अगर फॉल कर जाए बाई चांस तो ये अपने स्किन के कैराटिन प्रोटीन से रिएक्ट करके एक्सैंथोप्रोटिक एसिड क्या करता है? फॉर्म करता है। एक्सैंथोप्रोटिक एसिड स्किन के कैराटिन प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करके, तो फैट्स वगैरह के साथ भी रिएक्ट करके ये इस टाइप का एक्सैंथोप्रोटिक एसिड फॉर्म करता है। तो ये एक्सैंथोप्रोटिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से अपने स्किन पे ये येलो कलर के स्टेन्स क्या करता है? लीव करता है। ये ऐसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की कि नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है भी। फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज अ एसिडिक प्रॉपर्टी। तो क्या है कि नाइट्रिक एसिड एक्चुअल में क्या है? एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक नेचर कैसे पता लगा?
मैंने तुम्हें बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। तो ये देखिए करेगा या नहीं, HNO3 लेके चले, एक्वस सोल्यूशन लेके चले, दैट मींस इसमें वाटर तो है ही है। जैसे ही इसको वाटर में डाला, यानी वाटर ऑलरेडी है, तो इसने क्या, ये क्या कर गया, इसने दो आयंस फॉर्म किए, वन इज H पॉजिटिव एंड सेकंड क्या फॉर्म कर दिया, NO3 नेगेटिव। क्या फॉर्म कर रहा है, H पॉजिटिव आयन। तो क्या था, जो भी H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एसिडिक सब्सटेंस। दैट मींस दैट इज इसकी क्या होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी। और इवन क्या है, इसको क्या कंसीडर करते हैं, मोनोबेसिक एसिड कंसीडर करते हैं, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर करते हैं। पहले मैं वर्ड बात कर रही हूँ मोनोबेसिक की, क्यों, क्योंकि इसका सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल H पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अगर सिंगल H पॉजिटिव आयन रिलीज करे तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, मोनोबेसिक। अगर 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज होते तो डायबेसिक, अगर 3 रिलीज होते ट्राइबेसिक। बट HNO3 सिंगल H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, इसलिए क्या हो गया, मोनोबेसिक एसिड। एंड सेकंड वर्ड बात करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि HNO3 कंप्लीटली आयनाइज होएगा। दैट मीन्स अगर सपोज मेरे पास HNO3 की लार्ज क्वांटिटी है, उसमें अबाउट लगा लो 100 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास HNO3 के, तो ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके आयंस क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके आयंस फॉर्म कर देंगे। दैट मीन्स आफ्टर दैट उसमें अपने को सिर्फ क्या लिखेंगे, पहले क्या थे उसके मॉलिक्यूल्स थे, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके उन्होंने क्या फॉर्म कर लिए, आयंस फॉर्म कर लिए। अभी यहाँ पे सारा अपने पास आयंस ही आयंस होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होएगा। दैट एसिड को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग वर्ड उनके लिए यूज करते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। दैट मीन्स जो कंप्लीटली अपने आप को डिवाइड करके, डिसोसिएट करके, डिवाइड करके अपने आयंस क्या कर दे, फॉर्म कर दे, दैट उसके लिए वर्ड यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग। मोनोबेसिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल एक ही H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, सो मोनोबेसिक। पूरे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके सारे के सारे क्या बना रहे हैं, आयंस बना रहे हैं, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स ये क्या हो गया, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड। अनदर वन क्या है कि अगर इसको टेस्ट करना है, ये एसिडिक इन नेचर है, तो इसके लिए अपने पास क्या है, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स क्या थे, फर्स्ट इंडिकेटर अपने पास क्या है, मान लो मिथाइल ऑरेंज है, इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, तो अपने पास मान लो फर्स्ट इंडिकेटर क्या है, मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज इन कलर है, पाउडर सोल्यूशन है मिथाइल ऑरेंज। उसको अगर इसमें डालें, नाइट्रिक एसिड में डालें, तो नाइट्रिक एसिड में डालते साथ HNO3 में जैसे डाला तो उसका कलर कौन सा चेंज हो गया, पिंक। और अपने को पता ही है मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आते साथ किस में चेंज हो जाएगा, पिंक में चेंज हो जाएगा। और सेकंड वन इसका लिए टेस्ट अपने पास फिनोप्थिलीन सोल्यूशन है। फिनोप्थिलीन लिक्विड सोल्यूशन होता है, उसको जब भी ऐसे इसमें HNO3 में डाला, ये क्या है, पहले क्या था कलरलेस, और एसिड में डालने के बाद भी क्या रहा, कलरलेस ही रहा। तो ये होता है ना एसिडिक सब्सटेंसेस जिसमें फिनोप्थिलीन कलरलेस है, तो किसमें रहता है, कलरलेस ही रहता है। एंड थर्ड वन हो गया इसका लिटमस पेपर टेस्ट। दैट क्या है, इसमें अगर ब्लू लिटमस पेपर ऐड करें तो एसिडिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न करते हैं, रेड लिटमस में। मिथाइल ऑरेंज को किस में टर्न कर देगा, पिंक में। फिनोप्थिलीन कलरलेस है, कलरलेस ही रहेगा। एंड ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देगा, रेड लिटमस में। दैट ये क्या शो करता है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज। कौन सा एसिड हो गया, मोनोबेसिक एसिड, और इवन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली आयनाइज करता है, सिंगल H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है एक ही मॉलिक्यूल से, तो इसलिए मोनोबेसिक। मिथाइल ऑरेंज को पिंक में टर्न करेगा, फिनोप्थिलीन कलरलेस है, कलरलेस ही रहेगा। एंड रेड लिटमस को किस में टर्न करेगा, रेड कलर में चेंज करेगा, रेड लिटमस में चेंज करेगा। ये होगी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी। अभी इसी ये एसिडिक प्रॉपर्टी में सिर्फ हम लोग ने इंडिकेटर्स यूज करके दिखाए हैं। अभी इसकी सेकेंड एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है, दैट क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टीज के पार्ट्स हो गए। अभी इसकी सेकेंड एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये जब भी मेटल ऑक्साइड, जहां मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, कौन, नाइट्रिक एसिड की कौन सी फॉर्म, डाइल्यूट फॉर्म, दैट मीन्स एक्वस फॉर्म, वाटर होना चाहिए। जब भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मेटल ऑक्साइड जहां हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, मेटल नाइट्रेट फॉर्म करेगा प्लस वाटर ओनली।
ये दो प्रोडक्ट्स ऑलवेज क्या करेगा, फॉर्म करेगा। जब भी ये मेटल ऑक्साइड जब मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ऑलवेज क्या फॉर्म करेगा, मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर ओनली। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कंसिडर करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही थी, एसिड जब भी किसके साथ रिएक्ट करता था, बेस के साथ, तो क्या बनाते थे, सॉल्ट प्लस वाटर ओनली। कैसे, कौन सा मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड लेके चलो, कोई मर्जी लेके चलो जाओ। मेटल ऑक्साइड सपोज मैंने Na2O ले लिया, मेटल हाइड्रोक्साइड सपोज मैंने NaOH ले लिया, चाहे MgOH होल ट्वाइस ले लो, कोई मर्जी, CaOH होल ट्वाइस ले लो। इस वे से कोई भी मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड चूज कर लोगे, उसको किससे रिएक्ट करवाना है, विद डाइल्यूट HNO3। तो ये अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव मेटल नाइट्रेट्स फॉर्म कर देंगे। कैसे, Na के केस में नाइट्रेट NaNO3 के साथ कंबाइन करके NaNO3, इस केस में भी NaNO3 के साथ कंबाइन करके NaNO3, इस केस में क्या है, MgONO3 के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम नाइट्रेट, CnNO3 के साथ कंबाइन करके कैल्शियम नाइट्रेट। इस वे से इन्होंने अपने पर्टिकुलर मेटल नाइट्रेट्स क्या कर दिए, फॉर्म कर दिए। प्लस ये हाइड्रोजन पार्ट वाटर के साथ क्या कर गया, रिएक्ट कर गया, और क्या बन गया, H2O। ये होगी इसकी सेकेंड एसिडिक प्रॉपर्टी। दैट मीन्स जब भी ये मेटल ऑक्साइड जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। दैट दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है, जब भी ये मेटल कार्बोनेट जहां बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मूला ये था ना कार्बोनेट का CO3, बाइकार्बोनेट का HCO3 विद वैलेंसी विद चार्ज 2- के साथ जब भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, वही पर्टिकुलर अपना मेटल नाइट्रेट प्लस क्या बना देगा, हाइड्रोजन है, तो वो लाइक ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, H2O प्लस क्या रिलीज कर दिया, कार्बोनेट है, तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज कर दी, CO2, अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये क्या हो गया कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा, तो ये ऑलवेज क्या बनाएगा, मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2। कोई भी मेटल नाइट्रेट कार्बोनेट लेके चलो, सॉरी कोई भी मेटल कार्बोनेट, जैसे मैंने सपोज ये ले लिया Na2CO3 ले लिया, या मैं क्या ले लूँ CaHCO3 ले लूँ, एक मैंने मेटल बाइकार्बोनेट ले लिया, एक मैंने मेटल बाइकार्बोनेट ले लिया, किससे रिएक्ट करवाना है, डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो मेटल नाइट्रेट पहले तो फॉर्म होएगा, जैसे ये NaNO3 के साथ कंबाइन करके NaNO3, ये CaNO3 के साथ कंबाइन करके CaNO3 होल ट्वाइस, प्लस क्या रिलीज होएगा, वाटर, दोनों के केसेस में HO के साथ ऑक्सीडाइज होके H2O, एंड प्लस क्या रिलीज हो गया, CO2। इस वे से सोल्ट ऑलमोस्ट देखो सेम है, दोनों केसेस में वाटर रिलीज हो रहा है, दोनों केसेस में CO2 रिलीज हो रही है, बस Na था तो NO3 बन गया, अगर Ca है तो क्या बन गया, CaNO3 होल ट्वाइस। तुम जनरल इक्वेशन पे ज्यादा फोकस करो कि अगर मेटल ऑक्साइड था तो क्या बन रहा है, वाटर, ऑक्साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना रही है, लेकिन अगर मेटल कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट है तो क्या बनेगा, सोल तो बनेगा, प्लस क्या बन गया, वाटर, और प्लस क्या बन गई, CO2। अगर रिमेंबर हो, मैंने तुम्हें ये सेम प्रॉपर्टीज HCl में भी बताई थी, बस वहां पे क्या फर्क था, वहां पे नाइट्रेट्स के बजाय क्या कौन से सोल्ट्स बनते थे, क्लोराइड्स वाले सोल्ट बनते थे। ये प्रॉपर्टी उधर सेम थी, मेटल ऑक्साइड के साथ भी, मेटल कार्बोनेट के साथ भी। नेक्स्ट है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, दैट क्या है, इस एसिडिक प्रॉपर्टीज में एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे एसिड्स कौन सा ऑलवेज डाइल्यूट फॉर्म में है। फोर्थ वन इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये जब भी मेटल सल्फाइड या बाई सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे कार्बोनेट था, यहाँ पे सल्फाइड है, पर कुछ भी नहीं है, ये कार्बन है, यहाँ पे सल्फर का एटम है, ये जब भी डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ये भी अपनी पर्टिकुलर मेटल नाइट्रेट्स फॉर्म कर देगा, मेटल नाइट्रेट्स प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन पार्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, वाटर, प्लस इस केस में कार्बोनेट था तो क्या बन रही थी, CO2, अभी सल्फाइड है, जब बाई सल्फाइड है तो क्या बन गई, SO2।
SO2 का टेस्ट क्या है, जैसे CO2 का टेस्ट है लाइम वाटर मिल के, SO2 का क्या टेस्ट है, इसको टेस्ट को हम लोग लेटर वर्ड सल्फ्यूरिक एसिड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या हो गया, मेटल सल्फाइड के साथ क्या बन गया, H2O एंड क्या बन गई, SO2 गैस बन गई। इसमें भी कोई भी मेटल सल्फाइड लेके चल को, चाहे मैंने सपोज वही सिंपल सा मेटल सल्फाइड Na2SO3 ले लिया, यानी मेटल सोडियम सल्फाइड चूज कर लिया, HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बना देगा NaNO3 के साथ कंबाइन करके NaNO3 प्लस अगेन इस केस में वाटर, और क्या रिलीज होगी यहाँ से, SO2 गैस रिलीज होगी। मेन तुम लोग बेसिक इक्वेशन पे ज़्यादा फोकस करो कि क्या चीज़ है, मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर, मेटल कार्बोनेट के साथ वाटर एंड CO2 एंड मेटल सल्फाइड के साथ वाटर एंड SO2। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज सेम HCl में भी हमने डिस्कस की थी, लेकिन HCl में इसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी थी। दैट क्या था कि ये मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करता था HCl तो क्या बनाता था, हाइड्रोजन गैस। बट वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, क्योंकि एक्चुअल में HNO3 कभी भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्या नहीं करता, इवॉल्व नहीं करता। इस चीज़ को हम लोग लेटर वर्ड डिस्कस करेंगे। पहले इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर ये है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स क्या कौन कौन सी होगी, इंडिकेटर्स हो गए, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ होगी, मेटल कार्बोनेट्स के साथ होगी, बाइकार्बोनेट्स के साथ होगी, एंड मेटल सल्फाइड एंड बायोसल्फाइड के साथ रिएक्शन होगी। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक्चुअल में क्या है, ये प्रॉपर्टी पहले वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या था कि प्योर नाइट्रिक एसिड है, मैंने बोला था ये ऑलवेज क्या होता है, कलरलेस होता है। प्योर नाइट्रिक एसिड इज ऑलवेज कलरलेस, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, स्टेबल फॉर्म में नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है, अनस्टेबल है। किसके लिए, कब अनस्टेबल है, जब भी ये सनलाइट या हीट के कांटेक्ट में आएगा तो ये नाइट्रिक एसिड एक्चुअल में डिकम्पोज कर जाएगा, डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करके क्या बनाएगा, H2O प्लस NO2 प्लस O2, और क्या बना दिया इसने, NO2, और NO2 कौन से गैस से, रेडिश ब्राउन गैस। और इसी रेडिश ब्राउन गैस की, यही रेडिश ब्राउन गैस इसके फर्दर सोल्यूशन में क्या कर जाएगी, डिसॉल्व कर जाएगी। पूरा HNO3 की जैसे क्वांटिटी है तो उसमें से कुछ HNO3 क्या कर गया, डिकम्पोज कर गया, क्या बना दिया, NO2 रेडिश ब्राउन गैस। यही रेडिश ब्राउन गैस इसके रिमेनिंग सोल्यूशन में डिसॉल्व होके उसके सोल्यूशन को किस कलर में टर्न कर देगी, येलो कलर में टर्न कर देगी। तो क्या हो गया, ये नाइट्रिक एसिड की डिकम्पोजिशन के कारण NO2 बनी, यही NO2 इसके सोल्यूशन में डिसॉल्व करके उसके कलर को कौन सा टर्न कर दिया, येलो कलर टर्न कर दिया। दैट मीन्स प्योर नाइट्रिक एसिड हीट और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है, अनस्टेबल है। और इवन अकेली अगर सनलाइट प्रेजेंट हो और अगर हम लोग हीट भी ना करें तो भी ये इवन एट रूम टेम्परेचर पे भी अनस्टेबल है। सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये रूम टेम्परेचर पे भी अनस्टेबल है। दैट मीन्स रूम टेम्परेचर पे भी ये डिसोसिएट डिकम्पोज करके क्या बना देगा, NO2 बना देगा, और सोल्यूशन को कौन से टर्न कलर में टर्न हो जाएगा, येलो कलर में टर्न हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग जब भी इसको स्टोर करते हैं तो इसको ऑलवेज कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करने से इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, और इवन कई बार तो प्रिवेंट भी हो जाता है। तो जब भी इसकी स्टोरेज की बात करेंगे इसको कलर्ड बॉटल्स में क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करने से इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और इवन स्टॉप भी हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, फिर कलरलेस फॉर्म में ही रहेगा, कौन, नाइट्रिक एसिड। अदरवाइज ये डिकम्पोज करके क्या करेगा, येलो कलर में क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। थर्ड है, ये थी इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट होगी एसिडिक प्रॉपर्टी, सेकंड होगी स्टेबिलिटी। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। एक्चुअल में क्या है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
दैट मीन्स ये खुद तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है। कैसे ऑक्सीजन ऐड करता है, तो क्या है, जैसे HNO3 है, डिपेंड करता है ये डाइल्यूट फॉर्म में है या HNO3 अपने पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। किस फॉर्म में, डाइल्यूट में या कंसंट्रेटेड में है। अगर ये डाइल्यूट फॉर्म में हो तो ये डिकम्पोज करके हीट करने पे डिकम्पोज करके ये बनाएगा H2O प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस क्या बनाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। लेकिन अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो ये डिकम्पोज करके बनाएगा H2O प्लस, यहाँ पे NO बनता था नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे बनता है NO2। यानी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन कैसे है, अगर डाइल्यूट में तो NO, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो NO2। और इस केस में भी क्या करेगा, रिलीज क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म। तो यही नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ये सामने वाले सब्सटेंस को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। दैट्स वाई इसको क्या कंसीडर किया जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सामने वाले सब्सटेंस में ऑक्सीजन को क्या करके, कंबाइन करके उसको ऑक्सीडाइज करेगा, यही नेसेंट ऑक्सीजन को कंबाइन करके। तो ये है इसकी एज अ, दैट्स वाई इसको क्या कंसीडर करते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसीडर करते हैं। और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है। किस को, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अलग अलग सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेगा। और हम लोग इसको हमारे सिलेबस में जैसे हम लोग सिर्फ इसकी दो सब्सटेंसेस के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे, मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ। सबसे पहले एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी रिएक्शन करवाते हैं विद द नॉन मेटल्स के साथ। नॉन मेटल्स सिर्फ दो ही है, एक है सल्फर, वैसे तो काफ़ी होते हैं लेकिन इसकी रिएक्शन विद टू नॉन मेटल्स है सल्फर एंड कार्बन के साथ। सल्फर के साथ एंड कार्बन के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करवा के देखा तो उसकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं की, तो ये उसके साथ सिर्फ कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही रिएक्ट करेगा। तो सल्फर एंड कार्बन के साथ जो हम लोग एसिड रिएक्ट करवा रहे हैं वो कौन से फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी हायर कंसंट्रेशन लेके चले हैं। तो सल्फर एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फर एंड कार्बन के साथ जब भी नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो तुम्हें एक प्रोडक्ट तो पता ही है क्या बनेगा, जब भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होएगा तो क्या एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, H2O तो बनेगा। पहले मैंने रिएक्शन लिखी थी, H2O तो बनेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 तो बनेगा। कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या बनता था, NO2, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में क्या बनता था, NO। NO2 तो बनेगा, H2O भी बनेगा, प्लस क्या रिलीज हो रही थी, नेसेंट ऑक्सीजन। वही नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर के साथ क्या कर जाएगी, कंबाइन, प्लस यहाँ से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, H2SO4, उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, H2SO4। और इस केस में जो भी इसकी नेसेंट ऑक्सीजन है वो कार्बन को ऑक्सीडाइज क्या करके क्या बना देगी, CO2। इस वे से ये सल्फर एंड कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। क्या है, सल्फर को के साथ क्या रिएक्शन होगा इसका, सल्फर के साथ जब भी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा, कंसंट्रेटेड है तो NO2 तो बनेगा, वाटर तो बनेगा। सल्फर को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, H2SO4, और कार्बन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, CO2। और NO2 एंड वाटर तो बनना ही बनना था कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ये इसकी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। सेकेंड है इसकी रिएक्शन विद मेटल्स। और जब भी इसकी रिएक्शन विद मेटल्स करवाते हैं तो डिपेंड करता है इसकी, ये डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड दोनों फॉर्म में ही रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ। डाइल्यूट फॉर्म में भी रिएक्ट कर जाता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी रिएक्ट कर जाता है। तो पहले मेटल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट करवाया तो क्या देखा, क्या बना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कोल्ड सोल्यूशन था इसका, काफ़ी कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बनाएगा, H2O तो बनेगा। पहले मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसके करके बताई थी कि जब डाइल्यूट फॉर्म में था तो क्या बन रहा था, H2O प्लस सेकेंड प्रोडक्ट क्या बन रहा था, NO प्लस थर्ड प्रोडक्ट इसमें क्या बन रहा था, नेसेंट ऑक्सीजन। दैट मेटल्स के साथ कंबाइन करके वो उस मेटल को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी और क्या फॉर्म कर देगी, मेटल नाइट्रेट फॉर्म कर देगी। यानी मेटल्स के साथ जब भी रिएक्ट करेगा मेटल नाइट्रेट बनाएगा, प्लस NO तो बनेगा क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म है, प्लस क्या बनेगा, वाटर। किस किस मेटल्स के साथ है इसकी रिएक्शन, अपने सिलेबस में
थ्री मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन गिवन है. वन इज जिंक, सेकेंड इज कॉपर एंड थर्ड इज फेरस Fe के साथ डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करके दिखा रही हूँ. तो ये क्या बन रहा है, Zn के साथ क्या बन जाएगा, ZnNO3 होल्ड वाइज. Cu के साथ CuNO3 होल्ड वाइज. और Fe के साथ क्या बन गया, FeNO3 होल्ड वाइज. प्लस क्या रिलीज हो रहा है, NO सब हर केस में, प्लस क्या रिलीज हो रहा है, H2O. ये है इसकी रिएक्शन विद मेटल्स इन डाइल्यूट फॉर्म. एक चीज इन रिएक्शंस की अपने को जो बैलेंसिंग है दैट काफी इंपॉर्टेंट है. तो इस रिएक्शन की तो स्पेशली जो ये रिएक्शंस गिवन है इनकी बैलेंसिंग तुम लोग अच्छे से क्या करोगे, अगर लर्न कर लोगे तो बेटर रहोगे. लर्निंग में अगर रिएक्शन की बैलेंसिंग लर्न कर रहे हो तो एक चीज़, चाहे तो रिएक्शन की बैलेंसिंग फुल लर्न कर लियो, अगर फुल नहीं लर्न करनी तो सिंगल डिजिट भी लर्न कर सकते हो. जैसे इस केस में है, इस केस में इसका सिंगल डिजिट जैसे यहाँ पे लर्न कर सकते हो 8 है. अगर पूरी करनी है तो पूरी कर लोगे तो बेटर है. तो दैट पूरी में क्या है, इनके आगे क्या है 3 है, यहाँ पे 8 है, इनके आगे क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है. तो इसकी बैलेंसिंग है 3 8 3 2 4. अदरवाइज बाकी इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं था. देखो Zn है तो Zn, Cu है तो Cu आ गया, यहाँ पे Fe है तो Fe आ गया. बाकी सारा पार्ट देखो सेम है, ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है. तो बैलेंसिंग सेम ही होगी तीनों की. तीनों की बैलेंसिंग में Zn जो मेटल पार्ट है उसके आगे 3 है, नाइट्रिक एसिड के आगे 8 है, फिर सॉल्ट के आगे 3 है, फिर NO के आगे 2 है और लास्ट में क्या है 4 है. तो बैलेंसिंग होगी इसकी 3 8 3 2 4. तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर वाली रिएक्शन. स्पेशली कॉपर वाली रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये अपने को मोस्ट ऑफ द टाइम आती है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करना. थोड़ी सी क्या हो गया, फर्स्ट रिएक्शन होगी विद मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स के साथ ओनली कौन से फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करेगा. सेकेंड आती है विद मेटल्स के साथ कौन से फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में. यहाँ पे जो डाइल्यूट लेके चले हो, सोल्यूशन लेके चले हैं, ये क्या है, कोल्ड सोल्यूशन है. थर्ड वन है, इसकी रिएक्शन अगेन किसके साथ है, मेटल्स के साथ ही है, बट कौन से फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में. मेटल्स के साथ रिएक्शन इसकी हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कह सकते हैं. दैट क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ. तो ये क्या बनाएगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में. कंसंट्रेटेड फॉर्म में मैंने पहले ही बोला था जब भी डिकम्पोजिशन होएगी तो H2O तो बनेगा ही बनेगा. प्लस डाइल्यूट में क्या बनता था, NO, बट कंसंट्रेटेड में क्या बनेगा, NO2 प्लस ये प्लस क्या रिलीज होती है, नेसेंट ऑक्सीजन दैट मेटल्स को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगी, मेटल नाइट्रेट बना देगी. सेम ही मेटल्स के साथ करके दिखा रही हूँ, सेम ही मेटल्स के साथ मेरे सिलेबस में है. Zn के साथ, Fe के साथ एंड कॉपर के साथ रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. तो H2 तो तीनों में बनेगा, NO2 भी तीनों में बनेगा, प्लस मेटल नाइट्रेट बनाना है. Zn के केस में मेटल नाइट्रेट क्या बनेगा, ZnNO3 होल्ड वाइज. Cu के केस में CuNO3 होल्ड वाइज. एंड बट Fe के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है. जब इसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करवाते हैं तो ये यहाँ पे फेरस था, लेकिन ये एक्चुअल में क्या बनाता है, यहाँ पे फेरिक आयंस क्या करता है, फॉर्म करता है. ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर, तो ये क्या करता है, फेरिक आयंस फॉर्म करता है. दैट मीन्स फेरिक नाइट्रेट फॉर्म करता है. फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है कंसंट्रेटेड के साथ, तो ये बनाता है फेरिक नाइट्रेट. यहाँ पे फेरस नाइट्रेट बनता था, बट यहाँ पे क्या बनता है, फेरिक नाइट्रेट फॉर्म करता है. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का इन फर्दर पार्ट है दैट क्या है कि जब भी इसको किसी मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कौन से मेटल्स, आयरन लाइक निकल है, सपोज एल्यूमिनियम है, दीज मेटल्स है, इनके साथ जब भी अपना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, तो एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि डिकम्पोज करके क्या रिलीज करता था, नेसेंट ऑक्सीजन. तो दैट्स व्हाई क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. एंड ये जो मेटल्स है लाइक आयरन है, निकल है, एल्यूमिनियम है, एक्चुअल में इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टुवर्ड्स अ ऑक्सीजन. इनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टुवर्ड्स अ ऑक्सीजन. दैट मीन्स
ये ऑक्सीजन को बहुत जल्दी अपने तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अटैच करते हैं। लेकिन दूसरी साइड ये तो लेने वाली साइड पे है और ये देने वाली साइड पे है। दैट मीन्स ये सामने वाले को क्या करने को रेडी है, ऑक्सीडाइज करने को रेडी है। तो ये जब भी कंसिडरेट नाइट्रिक एसिड दीज मेटल्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो एक्चुअल में ये इनको रिएक्ट करके पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, पैसिव बना देता है। पैसिव मतलब इनएक्टिव बना देता है। क्यों, इसका क्या रीजन, क्या है कंसेप्ट, क्या है ये चीज का। एक्चुअल में क्या है, सपोज मेरे पास यही मेटल है, लाइक एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को मैंने रिएक्ट करवाया, एल्यूमिनियम है पूरा मेरे पास, लाइक उसको मैंने रिएक्ट करवाया किससे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, इसको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और इसकी क्या थी, इस ऑक्सीजन के टुवर्ड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। तो ये ऑक्सीजन को जब इसको ऑक्सीजन को अपने साथ रिएक्ट करवाएगा तो ये ऑक्सीजन उसके सरफेस पे इनसॉल्युबल, थिन इनसॉल्युबल लेयर क्या कर लेगी, फॉर्म कर लेगी। थिन इनसॉल्युबल लेयर फॉर्म कर ली किसने, इस ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम के सरफेस पे थिन ऑक्सीजन लेयर क्या कर ली, फॉर्म कर ली। यही इनसॉल्युबल लेयर की फॉर्मेशन की वजह से ये मेटल क्या बन गया, पैसिव बन गया, दैट इज इनएक्टिव बन गया। क्योंकि इनएक्टिव क्यों, क्योंकि रिएक्ट किसको करना था, मेटल को, और वही मेटल को पूरे साइड से इनसॉल्युबल ऑक्साइड की लेयर ने क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। दैट्स व्हाई इस चीज, इस कंसेप्ट को लेकर हम लोग बोलते हैं पैसिविटी। पैसिविटी, पैसिविटी मतलब जो लाइक ये मेटल्स है, लाइक आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, दीज मेटल्स जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये उनको क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन साथ के साथ इस मेटल्स के सरफेस पे इनसॉल्युबल लेयर क्या करेगी, फॉर्म करेगी, और इसी वजह से ये क्या बन गया, पैसिव, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पैसिविटी। और अभी अगर सपोज अपने को इसकी पैसिविटी को रिमूव करना है, तो पैसिविटी को रिमूव करने के लिए क्या है, एक तो पैसिविटी को रिमूव करने के लिए अपने पास आता है सैंड पेपर। देखा होगा ब्राउन से कलर का पेपर होता है सैंड पेपर, कई रेगमार बोलते हैं हिंदी में। सैंड पेपर इसके सरफेस पे क्या करेंगे, रब करेंगे, तो ये ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाएगी। तो जो मेटल रहेगा वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और सेकंड क्या है, एक तो हो गया सैंड पेपर से इसकी लाइक पैसिविटी रिमूव कर सकते हैं, और सेकंड मेथड है इसकी पैसिविटी को रिमूव करने का, इसको किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करवा दो। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको इन पैसिव, दैट मीन्स पैसिव बना दिया। अभी इसको एक्टिव फॉर्म में करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करवा दो। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इससे ऑक्साइड की लेयर को, ऑक्साइड को अपनी तरफ क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा। ऑक्साइड को इससे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट से यही होते हैं जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। वो इसकी ऑक्सीजन को क्या करवा देगा, लेयर को रिमूव करवा देगा। और मगर जो एसिड रहे, जो मेटल रहेगा, वो अगेन कौन से फॉर्म में होएगा, एक्टिव फॉर्म में होएगा। एंड टू वे से रिमूव कर सकते हैं ऑक्साइड लेयर, बाय रिएक्टिंग विद सैंड, बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, और बाय रिएक्टिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवा के। दैट इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये कुछ मेटल्स को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फर्दर नेक्स्ट है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, दैट क्या है कि मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अभी हमने रिएक्शन की थी कि जब भी ये मेटल्स के साथ, चाहे डाइल्यूट चाहे कंसंट्रेटेड, मैं बात कर रही हूँ डाइल्यूट फॉर्म की, जब ये मेटल्स के साथ डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्ट कर रहा था तो ये क्या फॉर्म कर रहा था, मेटल नाइट्रेट प्लस क्या बना रहा था, NO प्लस क्या बना रहा था, वाटर, ये बन रहा था। और कंसंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पे NO2 बन रहा था। जब ये मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्ट कर रहा था तो मेटल नाइट्रेट, NO और वाटर बन गया। लेकिन इससे पहले प्रीवियसली हमने ये चीज़ स्टडी की हुई है कि मेटल्स के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे सोल्ट तो बनेगा प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। बट इस केस में तो ये चीज़ अपने को देखने में मिली नहीं, ये तो यहाँ पे वाटर बना रहे हैं और NO बना रहे हैं, कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही। दैट मीन्स ये रिएक्शन बाकी एसिड्स के केस में, जैसे HCl के केस में, H2SO4 के केस में सही है, लेकिन ये रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजन गैस इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर्म नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे अगर HCl या H2SO4 यूज करेंगे तो H2 बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी।
लेकिन अगर यहाँ पे HNO3 यूज़ कर रहे हैं तो दैट केस में कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं रिलीज हो रही? क्योंकि रिलीज तो हो रही थी लेकिन ये खुद एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसने उस हाइड्रोजन को ही ऑक्सीडाइज करके उसको क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो वो H2 नहीं रही, वो क्या बन गई? H2O बन गया। यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड की। दैट नेसेंट ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। यानी ये रिएक्शन बाकी एसिड्स के केस में ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब भी नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो वहाँ पे H2 नहीं, वो H2 की बजाय क्या रिलीज करेगा? H2O रिलीज करेगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से वैसे तो इसको एज क्या कंसिडर किया जाता है? टिपिकल एसिड कंसिडर किया जाता है। टिपिकल एसिड दैट मीन्स जो हर किसी के साथ क्या कर जाए? रिएक्ट कर जाए। लेकिन टिपिकल एसिड की जब भी बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी अपने को मेंशन करनी होती है कि वैसे तो ये टिपिकल एसिड है, बट इन केस जब इसकी रिएक्शन बात करते हैं मेटल्स के साथ, दैट केस में ये हाइड्रोजन रिलीज करने की बजाय क्या रिलीज करेगा? वाटर रिलीज करेगा। बाकी एसिड सब हाइड्रोजन रिलीज करते हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, लेकिन ये केस में क्या फॉर्म होता है? वाटर। ये थी इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। यानी मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी, विद नॉन मेटल्स के साथ होगी, पैसिविटी की बात होगी, एंड क्या बात होगी कि मेटल्स के साथ कभी भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, बट उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? वाटर। लेकिन जब इसकी स्टडी कर रहे थे तो फर्दर स्टडी करते गए तो दैट क्या चीज़ देखी? दो मेटल्स ऐसे मिले जैसे मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, इनके साथ क्या किया? वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवा के देखा। वेरी डाइल्यूट मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 1% से भी लेस थी, लेस देन 1% इसकी कंसंट्रेशन थी। यानी इसमें ओनली 1% से भी लेस एसिड था एंड बाकी सारा क्या था? वाटर था। इस डाइल्यूट फॉर्म में इसको दीज टू मेटल्स के साथ रिएक्ट करके देखा तो दैट केस में इसने मेटल नाइट्रेट तो बनाया। जैसे Mg के केस में क्या बन गया? MgNO3 होल ट्वाइस और MnNO3 होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे इसने हाइड्रोजन गैस क्या कर दी? रिलीज कर दी। दैट मीन्स इस डाइल्यूट फॉर्म में ये दीज टू मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है, सिर्फ दीज टू मेटल्स के साथ। इस डाइल्यूट फॉर्म में किसी और मेटल्स के साथ रिएक्ट करवा के देख लो, Zn के साथ करके देख लो, Cu के साथ करके देख लो, तो वही सेम प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? NON H2O बनेगा। लेकिन सिर्फ दीज टू मेटल्स के साथ, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज के साथ ये रिएक्शन करके क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसका एज अ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव नहीं करेगा, यानी उसमें नेसेंट ऑक्सीजन अपनी एडअप नहीं करेगा। ये थी इसकी थर्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी एसिडिक नेचर, सेकंड हो गया स्टेबिलिटी, थर्ड होगी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ है केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज एक्वारेजिया। हमने HCl चैप्टर में भी डिस्कस किया था एक्वारेजिया के बारे में। मैंने कहा था एक्वारेजिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल सोल्यूशन बोलते हैं। रॉयल सोल्यूशन क्या था? एक्वारेजिया किस चीज़ का मिक्सचर था? इसमें 3 पार्ट से कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एंड 1 पार्ट था कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। 3 parts of concentrated hydrochloric acid and 1 part of concentrated nitric acid जब भी क्या करेंगे? मिक्स करेंगे तो ये बनेगा NOCl, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, प्लस क्या बनेगी यहाँ पे? नेसेंट क्लोरीन, प्लस क्या बनेगा? वाटर। ये बन गया 3 parts of HCl and 1 part of HNO3 को मिक्स करके जो ये नेसेंट क्लोरीन बन गई ये नेसेंट क्लोरीन, ये सोल्यूशन बन गया। अभी इसमें क्या करेंगे? हम लोग प्लैटिनम एंड गोल्ड को डालेंगे। तुम्हें मैंने बताया भी था कि प्लैटिनम एंड गोल्ड किसी सोल्यूशन में क्या नहीं करते? डिसॉल्व नहीं करते, क्योंकि दैट आर अनरिएक्टिव मेटल्स है, नॉन रिएक्टिव मेटल्स है, स्टेबल मेटल्स है, लेस रिएक्टिविटी दैट मीन्स उनकी। बट एक सोल्यूशन है जिनमें ये इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं, दैट सोल्यूशन है एक्वारेजिया विच इज ऑल्सो नोन एज रॉयल सोल्यूशन। ये अपने में गोल्ड एंड प्लैटिनम को क्या करता है? डिसॉल्व करता है।
कैसे बनाते हैं इसको, 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करके जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज अ एक्वारिजिया सोल्यूशन। और अभी इसी सोल्यूशन में क्या डालेंगे, जब गोल्ड डालेंगे, जब प्लैटिनम डालेंगे, तो ये गोल्ड एंड प्लैटिनम को अपने साथ क्या करके डिसॉल्व करके सॉल्युबल क्लोराइड्स क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। जैसे Au के केस में सॉल्युबल क्लोराइड AuCl3 एंड प्लैटिनम के केस में प्लैटिनम क्लोराइड फॉर्म कर दिया। इस वे से ये गोल्ड एंड प्लैटिनम को अपने आप में क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्वारिजिया। फिर इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है, अ केमिकल इन विच गोल्ड कैन बी डिसॉल्व, that chemical is aquaresia, which is a mixture of 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated nitric acid। जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।